हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी संस्था आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई है जिसका हम लोगों ने नाम रखा है भारतीय संसद। इस भारतीय संसद के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि संसद के 3 अंग और 2 सदन होते हैं और हमने डिटेल में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ाई कर ली थी। लोकसभा के ऊपर में हम लोग कई आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि लोकसभा की सामान्य संरचना कैसे होती है, उसके मेंबर्स कैसे होते हैं, उनका चुनाव कौन करता है, मतदाता कैसे होते हैं, आरक्षण कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। उसके बाद से हम लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लोकसभा के पदाधिकारियों के क्रम में हम लोगों ने पहला अध्ययन किया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। दूसरा हमने स्टार्ट किया था लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तीसरा हमने स्टार्ट किया था लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई संवैधानिक शक्तियों के बारे में, नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई संवैधानिक विशेषाधिकारों के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई शक्तियां, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आज आप हमारे साथ एक नोट्स बनाएंगे और इस नोट्स का हम नाम रखेंगे द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई शक्तियां। तो चलिए मेरे साथ आप भी नोट करिए। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई शक्तियां। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई शक्तियां, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, लोकसभा या संसद को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा कि मंदिर आपका जितना बेहतर पवित्र होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं भी उतनी ही ज्यादा पवित्र होंगी और मंदिर की पवित्रता उस मंदिर के पुरोहित पर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही अगर हम संसद को भारत के लिए मंदिर की संज्ञा देते हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए, तो जरूरी है कि संसद का जो व्यक्ति संचालन कर रहा है, जो लोकसभा या राज्यसभा का संचालन कर रहा है, वो भी अपने पद पर बैठकर बेहतर तरीके से अपने काम को कर सके, वो बिना किसी डर भय के अपने काम को कर सके। इसीलिए उस व्यक्ति को संविधान कुछ शक्तियां प्रदान करती है और इन्हीं शक्तियों के बारे में हमको जानना आज है। तो कैसे हम जानेंगे, तो देखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की जो पहली शक्ति है उसके बारे में देखिए, और ये पहली शक्ति निम्नलिखित है। पहली शक्ति ये है, लोकसभा क्या कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से संचालन करना, यह सबसे बड़ा जिम्मा होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। तो पहली शक्ति, पहला कार्य क्या होता है, शक्ति और कार्य दोनों के साथ करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही का दो तरीके से, पहला क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकसभा की कार्यवाही का शांतिपूर्ण तरीके से, और दूसरा निष्पक्ष तरीके से क्या करना, संचालन करना, संचालन करना। टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा पीसफुली एंड विदाउट एनी पार्शियलिटी। अब इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, तब जाके बातें समझ में आएंगी। लोकसभा का जो मुखिया होता है, जिसको हम लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, वह सिर्फ लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेगा, वह बिजनेस ऑफ लोकसभा का ही संचालन करेगा। राज्यसभा में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। अब लोकसभा का बिजनेस कैसे चले, लोकसभा की कार्यवाही कैसे चले, दो तरीके से। इसका एक काम होता है कि लोकसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चले। आप देखे होंगे कि जब भी लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी और उसमें प्रश्नकाल शुरू हो गया, शून्यकाल शुरू हो गया, तो संसद इवन कई बार तो मेज उठाकर, चेयर उठाकर, माइक उठाकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। कुछ लोग पतंगे बनाने लगते हैं, कुछ लोग शोर शराबे करते हैं, जिसकी वजह से मार्शल को बुलाया जाता है और मार्शल उन मेंबर्स को लोकसभा की परिधि से बाहर निकाल देता है। अगर देश में विधि का निर्माण होना है, अगर देश में कानून बननी है,
तो कानून तभी ठीक तरीके से बन पाएगी जब वो सदन कैसा चल रहा हो, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा हो। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष के कंधों पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह लोकसभा की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करे, और ये एक सबसे बड़ी उसका कार्य, सबसे बड़ी उसकी शक्ति है। तो पहला है शांतिपूर्ण तरीके से। सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा की कार्यवाही का संचालन न हो, यह संचालन निष्पक्ष तरीके से भी होना चाहिए, अनपार्शियल भी होना चाहिए, इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, और मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं, तो लोकसभा का अध्यक्ष सदैव सत्ता पक्ष का होता है, और जो सत्ता पक्ष का मतलब जिसकी सरकार होती है वही क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। अब मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं और हमारी ही देश में सरकार है, तो मैं तो जब चाहूंगा तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनको बल का प्रयोग करके शांत करवा दूंगा। भाई हमारा अगर जिम्मेदारी है कि सदन केवल शांतिपूर्ण तरीके से चले, तो मैं तो बल का प्रयोग भी कर सकता हूं। कुछ पुलिस वालों को बुला लिया, कुछ आर्मी वालों को बुला लिया, सब गन लेकर खड़े हैं, सांसद जी के सर पे ताने हुए हैं, और बोला गया है कि जो बिल हम कह रहे हैं उसको पास कर दीजिए। तो सदन तो शांतिपूर्ण तरीके से भी चल सकती है, लेकिन सिर्फ सदन का संचालन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करना है, सदन का संचालन निष्पक्ष तरीके से भी करना है। यानी कि सत्ता के भी बातों को सुनिए, और साथ ही साथ जो विपक्ष कह रहा है उसकी बातों को भी आपको महत्व देना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी बातों को सुने, और सुनकर तब जाके सदन की कार्यवाही का संचालन करें। तो देखिए, दिखने में छोटा है लेकिन बड़ी ठोस बातें हैं। अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आर इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बदल रहा है, चीज़ों को पकड़ना सीखिए आप। तो लोकसभा अध्यक्ष प्राथमिक भूमिका, प्राथमिक काम क्या होता है कि लोकसभा की कार्यवाही को न सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए बल्कि निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाए। ये दोनों भूमिकाएं उसके पास होती हैं, ये दोनों काम करने के लिए वो जिम्मेदार होता है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। अब लोकसभा के अध्यक्ष का हमको देखना है दूसरा काम, और लोकसभा के अध्यक्ष का दूसरा काम क्या होता है। ये एक विशेष प्रकार का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। लोकसभा में कई प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लोकसभा में या संसद में कई प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एक होता है विधेयक, और यह विधेयक बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात बन जाता है अधिनियम। तो विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, और संसद के दो सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल, और यही बिल अगर राष्ट्रपति की अनुमति पा लेता है तो यह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक प्रकार के बिल को कहते हैं साधारण बिल, साधारण विधेयक, सिंपल बिल। दूसरे प्रकार के बिल को कहते हैं संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीसरे प्रकार के विधेयक को कहते हैं धन विधेयक, मनी बिल। इसको कहते हैं मनी बिल। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब समय आएगा। तो संसद के दोनों सदनों में सामान्यतः तीन प्रकार के विधेयकों को रखा जाता है, जिसमें एक प्रकार के विधेयक को कहते हैं साधारण विधेयक, सिंपल बिल। दूसरे प्रकार के विधेयक को कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और तीसरे प्रकार के विधेयक को कहते हैं धन विधेयक। अब धन विधेयक के ऊपर लोकसभा के अध्यक्ष को विशेषाधिकार दिया गया है, और यह विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह समांतर सत्ता पक्ष का होता है, और सत्ता पक्ष सरकार बनती है, और सरकार को अपने दिन प्रतिदिन के कामों के संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष को एक विशेषाधिकार दिया गया है। और पॉइंट नंबर 1 क्या विशेषाधिकार है? तो विशेषाधिकार ये है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति। मैं फिर कह रहा हूं कि जो विधेयक रखे जा रहे हैं, विधेयक कहां रखे जा रहे हैं? ये विधेयक संसद में रखे जा रहे हैं, और संसद में कितने सदन हो रहे हैं? संसद में 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है।
तो लोकसभा और राज्यसभा का साधारण विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर एक समान शक्ति है। जितना पावर लोकसभा को है उतनी ही पावर राज्यसभा को है सिंपल बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर। लेकिन जब बात आती है धन विधेयक पर, तो धन विधेयक पर राज्यसभा की कुछ शक्तियां कम हो जाती हैं। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके पावर उतनी शक्तियां नहीं रह जाती हैं जितनी शक्तियां किसके पास हो जाती हैं, लोकसभा के पास हो जाती हैं। तो क्या हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट्स में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष का दूसरा प्रमुख काम क्या होता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, इस बात का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। फिर से पेज बदलिए और बातों को समझिए। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं। संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं विधेयक, ये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात अधिनियम बनते हैं, एक्ट बनते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उन दोनों को साधारण विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर सामान्यतः एक बराबर शक्ति दी गई है। लेकिन राज्यसभा के सभापति को एक जगह कम पावर दिया गया है और लोकसभा के अध्यक्ष को एक जगह ज्यादा पावर दिया गया है, और वो होता है आपका धन विधेयक। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जाता है। यह दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष की एक विशेष शक्ति। तो पहला आपने पॉइंट देखा, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सदन का संचालन। दूसरा, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के स्पीकर के पास दिया गया है स्पेशल पावर। अब लोकसभा के अध्यक्ष की अन्य विशेषताओं को देखें, तो अन्य विशेषता क्या है वो देखिए। अब एक विशेषता है संसद के अधिवेशन को लेकर, संयुक्त अधिवेशन को लेकर। यह है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में ही क्लास पढ़ेंगे, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। यह है आपका ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और फिर लोकसभा के अध्यक्ष को इसके बारे में क्या शक्ति दी गई है इसको अब हम जान लेंगे। हमारा है संसद, संसद में होता है सदन और सदन में ही रखे जाते हैं बिल, और यही बिल अंतिम में बन जाता है एक्ट यानी कि बन जाता है कानून। ये हमारा है संसद, और जब संसद है हमारे पास तो संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा। संसद का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा। और जब लोकसभा को अलग हाउस दिया गया है, राज्यसभा को अलग हाउस दिया गया है, लोकसभा की अलग बिल्डिंग है, राज्यसभा की अलग बिल्डिंग है, और जब लोकसभा और राज्यसभा दिए गए समय में बैठक करते हैं तो इसी को कहते हैं संसद का सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा अपने बिल्डिंग में, राज्यसभा अपने बिल्डिंग में एक दिए गए समय में एक साथ बैठक करते हैं तो इसी को कहते हैं संसद का सत्र। और जब संसद का सत्र 3 चलता है, एक सत्र को कहते हैं हम लोग बजट सत्र, एक सत्र को कहते हैं हम लोग मानसून सत्र, और एक सत्र को हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र। और सत्र का संबंध आर्टिकल 85 से है, अनुच्छेद 85 से है। और यह कहा गया है कि अधिकतम 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन आपस में बैठक करेंगे और इन्हीं बैठक का नाम दिया गया है सत्र। तो सत्र अलग होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संयुक्त अधिवेशन की। पहले इस अंतर को देखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में डिटेल में ही क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सत्र मतलब क्या होता है, लोकसभा अपने बिल्डिंग में, राज्यसभा अपने बिल्डिंग में, एक पर्टिकुलर टाइम है, दोनों एक साथ बैठक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देश के लिए विधेयक का निर्माण कर रहे हैं,
ये हो गया सत्र। और सत्र कितने होते हैं? 3, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। उल्लेख किस आर्टिकल में? तो 85 में है। अधिकतम कितने महीने के अंदर बैठक हो जानी है? 6 महीने के अंदर बैठक हो जानी है, लेकिन हम 3-4 महीने के अंदर ही बैठक करवा लेते हैं। और जब सत्र चल रहा होता है तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे होते हैं और राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति कर रहे होते हैं। लेकिन एक शब्द है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हो गया? संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा समय जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी अलग अलग बैठक न करें, एक ही बिल्डिंग में बैठक करें। सत्र में क्या होता है? लोकसभा अपनी जगह बैठक कर रहा है, राज्यसभा अपनी जगह बैठक कर रहा है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि दोनों एक ही बिल्डिंग में अधिवेशन करते हैं, दोनों अलग अलग नहीं जाते हैं। राज्यसभा के लोग, लोकसभा के लोग एक ही बिल्डिंग में आकर अधिवेशन करेंगे। इसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। और देखिएगा, जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद के सत्र में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा था। और जब सदन का सत्र चल रहा था तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो राज्यसभा का अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति कर रहा था। लेकिन जब दोनों एक ही बिल्डिंग में आकर आपस में बैठ गए तो उस समय इस सदन का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? जब दोनों आपस में आकर बैठ गए, जिसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के तहत संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस दशा में संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि संसद के दोनों अधिवेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक एक बारीकियों को हम आपको समझाएंगे। इस पर मैं डिटेल में क्लास लेकर आऊंगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन अलग अलग है, लंबी क्लासेस चलेंगे इस पर। मेरे साथ आप फिर बोलेंगे और फिर इस प्रकार बोलेंगे। पहले आप देखेंगे यहां पर है संयुक्त अधिवेशन। यहां पर हमने क्या देखा? संयुक्त अधिवेशन। और यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर देखा सत्र। जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इस संयुक्त अधिवेशन के बारे में बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा संसद का संयुक्त अधिवेशन 108। जबकि अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका आर्टिकल कौन होगा? आर्टिकल 118। मैं कह रहा हूं फिर डिटेल में करेंगे। लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो संसद के सत्र का आर्टिकल क्या होगा? 85 होगा। और संसद के सत्र चल रहा होगा तो संसद के कितने सत्र चलेंगे? 3 सत्र। एक सत्र को हम क्या कहेंगे? बजट सत्र। एक को हम क्या कहेंगे? मानसून सत्र। और एक को हम क्या कहेंगे? शीतकालीन सत्र। अब ये जो सत्र चल रहा है, इस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? ये इसकी अध्यक्षता करेगा। और यदि ये राज्यसभा है, आरएस मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह अध्यक्षता करता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति, यानी जिसको राज्यसभा का सभापति कहते हैं। तो दोनों जगहों का अंतर आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके चीजें हो पाएंगी। बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज चीजें बिगड़ जाएंगी। तो बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और यहाँ पर है सत्र, इसके बारे में आप अलग से बातें समझ पा रहे हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक काम होता है अपने सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संचालित करना। दूसरा काम होता है कि धन विधेयक के ऊपर विशेषाधिकार होता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं,
इस बात का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। संसद के सत्र के छोड़कर अगर संसद के संयुक्त अधिवेशन होते हैं तो इसको बुलाने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति द्वारा ना करके ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखेंगे भारत के या लोकसभा के अध्यक्ष का चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम। तो फोर्थ फंक्शन लिखिएगा, चौथा काम। चौथा काम क्या होता है? तारांकित करना। तारांकित करना। और तारांकित किसको करना? प्रश्नों को। अब इसको भी समझना पड़ेगा आपको। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। लोकसभा के स्पीकर का अगला काम होता है प्रश्नों को तारांकित करना। इसका मतलब क्या होता है? देश में संसद का मुख्य काम होता है देश के लिए विधि का निर्माण करना, लेकिन संसद सिर्फ देश के लिए विधि का निर्माण नहीं करती है, बल्कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया गया होता है कि वह सरकार से प्रश्न पूछ सके कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, संसद का सिर्फ काम विधि का निर्माण करना नहीं होता है। जो संसद के सदस्य हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है कि संसद के सदस्य सरकार से पूछ सके प्रश्न, क्योंकि जब तक आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सरकार क्या कर रही है इसके बारे में देश जान नहीं पाएगा। अब संसद के सदस्य जब सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए वो कहां पर जाएं? तो प्रश्न पूछने के लिए ये है आपका संसद, और संसद में कौन कौन होता है? एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। सरकार से प्रश्न पूछना है, आम जनता नहीं पूछती है, कौन पूछेगा? संसद का सदस्य। संसद का सदस्य प्रश्न पूछने के लिए कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और लोकसभा और राज्यसभा में बनाए गए होते हैं सचिवालय। सचिवालय, और इसी सचिवालय के पास, सेक्रेटरीट के पास, ये संसद का सदस्य अपने प्रश्नों को लेकर जाएगा। बहुत पहले लेकर जाते हैं, और संसदीय सचिवालय यानी कि लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के पास इस प्रश्नों को भेजेगा और बोलेगा कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, हमको एक समय दीजिए ताकि दिए गए समय में हम संसद महोदय से या मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछ सके। ठीक है। तो अब मेंबर को कोई प्रश्न पूछना होता है तो प्रश्न पूछने के लिए उसकी अनुमति उसको लेना पड़ता है, या तो लोकसभा के सचिवालय से या तो राज्यसभा के सचिवालय से। और लोकसभा के सचिवालय का मुखिया लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सचिवालय का मुखिया राज्यसभा का सभापति होता है। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्नों के प्रकार होते हैं। अब जो भी आप सचिवालय में प्रश्न लिखेंगे कि हमको प्रश्न पूछना है, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। तो जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उस सभी प्रश्नों का कैटेगरी एक जैसा तो होगा नहीं। अब मान लीजिए आपने ये कहा कि श्रीमान जी, आज मैं रास्ते से जा रहा था, पुलिस वाले ने हमको रोक लिया, टोल टैक्स वालों ने हमको रोक लिया, बताइए एक सांसद महोदय के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? यह भी एक प्रकार का प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न राष्ट्रहित का प्रश्न नहीं है, इसमें पूरे राष्ट्र को इन्वॉल्व किया जाए। आप ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर बताइए, अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के कुछ प्रावधान को सरकार ठीक तरीके से लागू क्यों नहीं कर रही है? यह भी एक प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यह राष्ट्रहित का प्रश्न है। तो जो भी सांसद सचिवालय में जाकर प्रश्न पूछने की मांग करता है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसी कैटेगरी के प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे स्टार लगा देता है, और स्टार का मतलब वह सामान्य प्रश्न नहीं होता है, यह प्रश्न होता है राष्ट्रीय महत्व का। और इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर खुद मंत्री महोदय को आना पड़ता है और संपूर्ण राष्ट्र के सामने संबोधन करना पड़ता है। तो प्रश्न पूछने कहाँ गए? सचिवालय में। प्रश्न की फाइल किसके पास गई? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के पास। अब लोकसभा की बात करें तो अगर लोकसभा में कुछ प्रश्न है, उसका नेचर अगर राष्ट्रीय महत्व का है,
नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये मैं बताने जा रहा हूं आपको कि लोकसभा के अध्यक्ष का एक और काम होता है, कोई भी प्रश्न तारांकित है कि अतारांकित है, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो तीसरा या चौथा पॉइंट जो भी था उस पर आप लिखेंगे। इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? इस पर अंतिम निर्णय लेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए, तो अभी हमने लोकसभा के अध्यक्ष का काम देखा कि सदन की कार्रवाई का शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संचालन। दूसरा काम हमने देखा मनी बिल के बारे में। तीसरा काम हमने देखा संयुक्त अधिवेशन के बारे में। चौथा काम हमने देखा प्रश्नों को तारांकित करने के बारे में। अब हम काम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का पांचवा काम, और वो है 10वीं अनुसूची, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल कानून, इस पर भी इसको विशेषाधिकार दिया गया है। क्या विशेषाधिकार दिया गया है? ये बातें आपको जाननी है और तुलना करने के साथ जाननी है। पहले मैं इस बातों को लिख देता हूं और फिर बाद में तुलना करेंगे, तभी जाकर आप चीजों को समझ पाएंगे। और तुलना कैसे करेंगे तो देखिए, दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों को, संसद नहीं लोकसभा, दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को या लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करना, समाप्त करना। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो पांचवा काम होता है, जो अगला काम होता है, वह दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करना है। इसको बस आप लिखे हैं, समझ नहीं पाए हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, और लोकसभा में निर्वाचित होकर 543 सदस्य आते हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, और इलेक्ट होकर 543 सदस्य आते हैं। अब इन 543 सदस्यों को हटाना होगा पद से। तो मान लीजिए कि अगर हम चाहें कि इनको पद से हटाना है, तो पद से कौन कौन हटा सकता है? तो पद से हटाने का जिम्मा दो लोगों को दिया गया है। इनको पद से हटाना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाएगा, और इनको पद से हटाना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बारीक बातें हैं, और बारीक बातों को समझेंगे तभी जाके काम चलेगा, तभी जाके आपका इंटरेस्ट जगेगा इस सब्जेक्ट में और ठीक तरीके से कर पाएंगे। लोकसभा के 543 मेंबर जनता के द्वारा चुनकर चले आए, और मान लीजिए उसमें से कुछ ऐसे मेंबर हैं जो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन मेंबर को अगर पद से हटाना होगा तो उन मेंबर को हम पद से कैसे हटाएं? तो लोकसभा के सदस्यों को पद से हटाने के लिए जिम्मेदारी दोनों लोगों को दी गई है, भारत के राष्ट्रपति को भी दी गई है और लोकसभा के अध्यक्ष को भी दी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति किन दशाओं में हटाएंगे और लोकसभा का अध्यक्ष किन दशाओं में हटाएगा? तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष को समझ लेते हैं, फिर बाद राष्ट्रपति को समझेंगे। देखिए, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, भले ही जनता के बीच उसकी कितनी भी बेहतर छवि क्यों ना हो, वह हमेशा चाहता है कि मैं अपना चुनाव किसी न किसी पार्टी के टिकट पर ही लड़ूं, और वह पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वह पार्टी के विचारधाराओं के अनुसार भी काम करे। देश के संविधान के अनुसार काम तो करे ही करे, लेकिन जिस पार्टी से जीत कर आया है उस पार्टी की विचारधाराओं के अनुसार भी उसके काम करने की अपेक्षा की जाती है। और मान लीजिए कि आप किसी पार्टी के मेंबर हैं और आपने जानबूझकर पार्टी को छोड़ दिया, और जब आपने जानबूझकर पार्टी को छोड़ दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने दल बदल किया है,
लालच में आपने पार्टी को छोड़ा है, न कि विचारधाराओं के आधार पर। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत कर आता है, उसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो 5 वर्षों तक पार्टी की विचारधाराओं के अनुसार ही काम करेगा। और यदि उसको लगता है कि पार्टी की विचारधाराएं ठीक नहीं है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो रिजाइन कर दे। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो पद पर रहते हुए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। और यदि कोई व्यक्ति पद पर रहते हुए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो इस घटना को कहते हैं दल बदल, एंटी डिफेक्शन। और यदि कोई व्यक्ति दल बदलने का दोषी पाया जाता है और वो व्यक्ति संसद का यानी कि लोकसभा का सदस्य है, तो उस दशा में उस दल बदलू व्यक्ति को अपने पद से हटाने का जिम्मा लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। उस दशा में उस व्यक्ति को अपने पद से हटाने का जिम्मा लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य को अपने पद से कब हटाएगा? केवल दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची के आधार पर। तो यहां पर मैंने राष्ट्रपति के बारे में भी लिखा है, राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, तो देखिएगा राष्ट्रपति क्या हुआ। अब दूसरी बातें देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर आता है और वो पार्टी के विचारधाराओं के अनुसार अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वह जनता के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। वो एमपी बनने के बाद किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ रेप कर दिया, कोई दुर्व्यवहार कर दिया, पद का दुरुपयोग कर दिया, तो उस दशा में उस व्यक्ति को कैसे पद से हटाया जाए? ध्यान दीजिएगा, यहां पर व्यक्ति पार्टी के विचारधाराओं के अनुसार काम नहीं कर रहा था, दल बदल कर रहा था, तो लोकसभा के स्पीकर पद से हटा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह लोकसभा का सदस्य किसी प्रकार का क्राइम कर रहा है, और क्राइम कर रहा है, ब्राइब कर रहा है, किसी का रेप कर रहा है, अनैतिक व्यवहार कर रहा है, असंवैधानिक काम कर रहा है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को, उस लोकसभा के सांसद को पद से कौन हटाएगा? तो उस दशा में उस लोकसभा के सांसद को पद से हटाने का जिम्मा किसका होता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाते हैं, इसके लिए राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश लेते हैं। बिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर उस व्यक्ति को पद से हटाया नहीं जाता है। तो यहां पर है दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष, यहां पर क्या है? क्रिमिनल गतिविधियों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति, और किसके सलाह पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर। यहां पर कानून का स्रोत क्या है? 10वीं अनुसूची। और यहां पर कानून का स्रोत क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसको हम आरपीए कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि आपराधिक किस्म का है, उसको भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर हटाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति पार्टी में रहकर दल बदल कर रहा है, उस दशा में लोकसभा का अध्यक्ष उसको पद से हटाते हैं। तो सबको नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, और कुछ भी आपकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी तो बिल्कुल लिखिए टीम के पास। तो हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष पहला काम क्या था? निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई का संचालन। दूसरा क्या था? मनी बिल। तीसरा क्या था? तारांकित करना। चौथा क्या था? संयुक्त अधिवेशन। पांचवा क्या था? 10वीं अनुसूची। इसको छोड़कर भी लोकसभा के अध्यक्ष कई प्रकार के कामों का संचालन करते हैं, जैसे लोकसभा के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, उस कार्रवाइयों का संचालन लोकसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाता है, और लोकसभा के सचिवालय का मुखिया लोकसभा के अध्यक्ष को बनाया गया है। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास एक और अधिकार होता है, लास्ट अधिकार इसको लिख लेते हैं, और ये अधिकार है 6 या 7वां नंबर जो भी होता है, वह होता है निर्णायक मत का अधिकार। निर्णायक मत का अधिकार ये विशेष अधिकार भी है और उसकी शक्ति भी है, और इसके लिए एक आर्टिकल जिम्मेदार होता है, आर्टिकल 100, द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। इंग्लिश में कहते हैं द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। इसके पहले वाली क्लास मैंने आपको समझाया था कि संसद में जब भी कोई काम होता है, तो संसद में जो भी काम होता है उस काम पर पहले हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, और चर्चा करने के पश्चात हम उस पर करते हैं मतदान। और संसद में जो भी मतदान होता है वह 2 तरीके से होता है। एक प्रकार के मतदान को कहते हैं साधारण मतदान, सिंपल वोटिंग कहते हैं। साधारण मतदान का मतलब हो गया किसी के पक्ष में वोट पड़ गया
मान लीजिए पक्ष में किसी के पास पड़ा 251 वोट और किसी के विपक्ष में वोट पड़ गया और विपक्ष में वोट पड़ गया 250, तो जिसके पक्ष में एक मत भी ज़्यादा पड़ा वो विजयी हो गया और उसकी बातें मान ली गई। साधारण मत की दशा में लोकसभा के स्पीकर के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया है। लोकसभा का स्पीकर अपने पद पर बैठकर केवल और केवल ये देखेगा कि किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में वोट पड़ा है। जिसके पक्ष में पड़ा है उसको बता देगा कि आप जीत गए और जिसके विपक्ष में पड़ा है उसको बता देंगे कि आप हार गए। लेकिन एक प्रकार का मत होता है जिस मत को हम कहते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। और निर्णायक मत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पक्ष विपक्ष पड़ा ही नहीं, एक व्यक्ति है उसको भी 250 पड़ गया, दूसरा भी व्यक्ति है उसको भी 250 पड़ गया। इसको हम कहते हैं बराबरी की दशा, बराबरी की दशा। और जब भी आपकी बराबरी की दशा हो रही है, कास्टिंग हो रहा है, टाई हो रहा है, उस दशा में क्या किया जाए? उस दशा में लोकसभा के स्पीकर के पास अधिकार होता है कि वह अपने वोटिंग का प्रयोग कर सके और वो वोटिंग का प्रयोग करता है। और जिसके फेवर में वोट कर दिया, मान लीजिए इसके फेवर में वोट कर दिया अपना एक, तो इसको मिल गया 251 और ऊपर वाले को है 250, तो विजयी कौन होगा? नीचे वाला। तो लोकसभा के स्पीकर का वोट मिलते ही इसका निर्णय हो गया कि नहीं? उसका मत निर्णायक है, जिसके फेवर में मत करेगा वही विजयी होगा। और इसी को कहते हैं द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद पर रहने के दौरान सिर्फ एक ही अधिकार होता है और वो होता है निर्णायक मतों का। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ठीक तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स बनाने के बाद पॉइंट को समझकर लिख रहे होंगे। विश्वास मानिए हमारी संस्था आपके लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रही है। आप नोट्स बनाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे आप लिखिएगा जरूर। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कुछ और बातों का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू।